लास्ट क्लास में फंक्शन डिस्कस करना चालू किए। मुझे ध्यान है हम लोगों ने टाइप ऑफ फंक्शन में ऑन टू फंक्शन है इनटू फंक्शन डिस्कस कर लिया था। चलिए सर और क्या डिस्कस हुआ था? चारों टाइप के डिस्कस हो गया था। तो चेक करो ना 1 to 1 ये दोनों डिस्कस हुए। 1 to 1 फंक्शन और मेंटेन फंक्शन डिस्कस हो गया था। ग्राफिकली कैसे पता करोगे? ये भी डिस्कस हो गया। कैसे पता करोगे? पैरेलल टू नहीं 1 to 1 है मेरे के वाले तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ पे एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो 1 to 1 फंक्शन है। एक से ज्यादा पॉइंट पर कट किएगा तो मेरी तो फंक्शन है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पर कट किया तो 1 to में नहीं हो जाएगा। 1 to में हो जाएगा जैसे कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। फिर 1 to 1 मेरी में जो एक फंक्शन होगा ऑन टू इनटू की बात किया था। ऑन टू अच्छा 1 to 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। 1 to 1 का दूसरा नाम क्या होता है? इंजेक्टिव फंक्शन। और ऑन टू की कंडीशन ऑन टू नहीं वो तो नाम हो गया। कंडीशन रेंज इक्वल टू ऑटोमिक और इसका फिर मैथमेटिकल नाम क्या होता है? सर्जेक्टिव। और इनटू की कंडीशन रेंज इज सबसेट ऑफ ऑटोमिक। तो हर फंक्शन कोई भी फंक्शन उठा कर देख लेंगे तो 1 to 1 मेनी के 1 में से कोई एक होना चाहिए और ऑन टू इनटू में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा कोई फंक्शन अगर आपको पता चल जाए कि जो इंजेक्टिव भी है एंड सर्जेक्टिव भी है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन इज फंक्शन विच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, है ना। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होगा। इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। सपोज वो 1 to 1 है बट इनटू है तो उसका बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते। वो मेनी टू 1 है ऑन टू है तो भी बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते। बाइजेक्टिव बोलने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? 1 to 1 भी होना पड़ेगा एंड ऑन टू भी होना पड़ेगा। तब जाकर फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोल पाएंगे? बाइजेक्टिव। राइट। तो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएंगे? अब क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को दे दिया जाएगा जैसे कि अगर मुझे दिया है कि f of x is equal to 2x plus 3 upon 3x minus 2. f of x equal to 2x plus 3 upon 3x minus 2 where function is from r minus 2 by 3 to r. Function is from r minus 2 by 3 to r. और मुझे पूछा गया कि चेक करके दो कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, राइट। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे? या तो कोई एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन का रिलेशन फंक्शन है उसके फर्स्ट एक्सप्रेशन रिलेशन जो मैंने आपको बताया था ना सबसे लास्ट में प्रॉब्लम वो थ्योरेटिकली छोटा सा कांसेप्ट होता है। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों का फंक्शन है। पूरे फंक्शन के एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन है जिसमें भी 12 या 13 क्वेश्चन है 12 के 12 या 13 के 13 जो भी क्वेश्चन है हर एक में आपको एक ही काम करना है, चेक करना है कि बाइजेक्टिव सारे क्वेश्चन कैसे चेक करो बाइजेक्टिविटी। हमें पता है कि बाइजेक्टिव है तो सबसे पहले क्या पता करना होगा? फंक्शन 1 to 1 है कि अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं हुआ मेनी टू 1 हुआ तो फिर मैं सब चेक ही नहीं करूँगा। जब मेनी टू 1 हुआ तो फिर बाइजेक्टिव होने ही नहीं वाला है। मैं यहाँ पर जाऊंगा ही तो जब वो 1 to 1 होगा क्योंकि दोनों होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी होगा तो भी मेरा काम नहीं होगा। तो इसलिए 1 to 1 कैसे चेक करोगे? 1 to 1 का मतलब क्या है? 1 to 1 फंक्शन किसको बोलते हैं? इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। इनपुट चेंज होगा तो आउटपुट भी चेंज होगा। जैसे अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 रखने पर मेरा आंसर कितना आ रहा है? 5, है ना। 1 अगर रखा f of 1 की वैल्यू कितनी आई? 5। f of 2 रखा तो 2 जब 4 plus 3 7 7 by 4 और इसमें कितनी वैल्यू रख के चेक करोगे? ठीक है। आप लोगों को डोमेन क्या दिया है? ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट। अगर 2 by 3 क्यों नहीं रखा मैंने डोमेन में? क्योंकि डिनोमिनेटर 0 आ रहा है तो उसको मैं पूरी में इंक्लूड नहीं कर सकता। तो अब ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं एक एक वैल्यू चूज करूं और फिर चेक करूं कि सबका आंसर अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि रियल नंबर में कितनी वैल्यूज होती है?
इनफाइनाइट तब इनफाइनाइट वैल्यू कैसे पुट कर लो, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर करेंगे क्या, हम यहाँ पर उल्टा, क्योंकि ये पता चल गया मुझे भाई एक एक वैल्यू पुट करके तो मैं चेक नहीं कर सकता, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं, तब मैं उल्टा करूँ। इसका मतलब कि 1 to 1 प्रूव करना बहुत मुश्किल है। अगर डायरेक्ट वे में चलता हूँ तो मैं इनडायरेक्ट वे में चलूंगा, मैं अब उनको ये प्रूव कर दूंगा कि ये फंक्शन मेनी टू वन नहीं है। ऑप्शन दो ही है, या तो 1 to 1 या तो अगर मेनी टू वन गलत हो गया तो फिर बचा क्या, 1 to 1 ही बचा। तो मैं पहले से ही अज्यूम करके चलूंगा कि लेट x1 and x2 belongs to R minus 2/3. There are two domain, two inputs x1 and x2 which are belongs to the domain of the given function, for which f of x1 equal to f of x2. क्या मान लिया, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज है जिसके लिए मेरा आंसर सेम है। तो अगर मैंने दो वैल्यूज लेकर आंसर सेम मान लिया तो कौन सा फंक्शन हो गया, मेनी टू वन हो गया। मेनी टू वन की कंडीशन क्या होती है, एटलीस्ट दो वैल्यू होनी चाहिए जिसके लिए आपका आंसर सेम हो। तो मैंने वही कंसीडर किया, मेरे पास ऐसी दो वैल्यू है जिसके लिए मेरा आंसर क्या ले लिया, मैंने सेम ले लिया। तभी मैंने कंसीडर क्या कर लिया, फंक्शन कैसा है, मेनी टू वन। अब ये मेरा एजम्पशन है ना कि फंक्शन मेनी टू वन है। कोई एजम्पशन सही भी हो सकता है, एजम्पशन गलत भी हो सकता है। अगर गलत हुआ तो फिर फंक्शन कौन सा हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन वही है उसके पास 1 to 1 और मेनी टू वन। तब चेक करते हैं कि मेरा एजम्पशन सही है कि गलत है। कैसे चेक करो, f of x1 equal to f of x2, f of x1 मतलब यहाँ पर x की जगह पर क्या रखोगे, क्या हो जाएगा, 2x1 plus 3 upon 3x1 minus 2, और f of x2 क्या होगा, इक्वल टू 2x2 plus 3 upon 3x2 minus 2। करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 times x1 x2 minus 4 times x1 plus 9x2 minus 6 equal to 6x1 x2 plus 9x1 minus 4x2 minus 6। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, कौन कौन से टर्म दोनों साइड से कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, तो 6x1 x2 6x1 x2 कैंसिल, एक -6 और -6 कैंसिल, राइट। ये -4x1 को उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 9x1 plus 4x1 13x1, और ये -4x2 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 9x2 plus 4x2 13x2। तो लास्ट में मुझे मिला 13x2 इक्वल टू 13x1, 13 दोनों से कैंसिल, तो क्या मिला फाइनली, x2 इक्वल टू x1 या तो x1 इक्वल टू x2। हमने क्या अज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन क्या था कि x1 और x2 कैसी वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यू है, जिसके लिए आपका आंसर सेम आ रहा है ना। x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू, मेरी वन कौन सकते हैं, दो डिफरेंट वैल्यू के सेम आंसर आना चाहिए ना, इसलिए वही अज्यूम किया कि दो डिफरेंट वैल्यू के लिए मेरा आंसर सेम है। बट लास्ट में पता क्या चला कि जिसको आप दो डिफरेंट वैल्यू बोल रहे हो, दो डिफरेंट वैल्यू है ही नहीं, वो दोनों तो कैसी वैल्यू है, आपका एजम्पशन गलत हो गया, है ना, हमारा एजम्पशन गलत हो गया। अगर एजम्पशन अगर गलत हो गया तो फिर फंक्शन ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 1 to 1 बन गया। तो इसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि therefore f of x is इंजेक्टिव फंक्शन या 1 to 1 फंक्शन। तो समझ आएगी ना कि मैं आपको सब्जेक्ट एक्सप्रेशन कैसे करोगे, आप लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में इसके मार्क्स मिलेंगे आपको, वो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करेंगे, आप वैसा ही लिखेंगे ना, अपना दिमाग लगाओगे तो इसकी ऐसे ही लिखना, राइट। जैसे ये तो सीधे स्टेप है। अच्छा, पर इसमें काफी बच्चों के दिमाग में आता है, डाउट भी पूछते हैं मुझे, जैसे आप लोगों के दिमाग में कि सर x1 इनटू x2 तो आपको नहीं लगता कि हर क्वेश्चन में आएगा, हर क्वेश्चन में आएगा x1, बट काफी सारे क्वेश्चन में x1 इक्वल x2 के साथ और भी रिलेशन है। जैसे कि अगर आपको अगर ऐसे दिया क्वेश्चन f of x is equal to 2x square plus 7, f is from R to R, तो पता है कि फंक्शन मेनी टू वन है, क्योंकि इसमें 1 डालोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 डाला तो आंसर कितना आएगा 9, -1 डालोगे तो भी कितना आंसर आएगा 9,
है ना, 1 पे भी 1 9 है, तो 9 तो हमें पता ही कि नेगेटिव 1 है। अब इसको सब्जेक्टिव से कैसे प्रूव करूँ कि ये नेगेटिव 1 है? तो सब्जेक्टिव से प्रूव करने के लिए वापस मैं वही करूंगा, लेट x1 एंड x2 हर क्वेश्चन में जब भी आपको 1 to 1 एंड नेगेटिव 1 चेक करना है सब्जेक्टिव अप्रोच, तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में ये सब लिखना फालतू थोड़ी लिखूंगा, फिर उसके लिए अलग अलग मेथड से जो फटाफट पता चल जाता है वो बाद में बात करेंगे, पहले सब्जेक्टिव लिख लेते हैं। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R, right, such that f of x1 equal to f of x2, तो f of x1 का मतलब क्या हो गया 2x1 स्क्वायर प्लस 7, f of x2 का मतलब क्या हो जाएगा 2x2 स्क्वायर प्लस 7, 7 और 7 कैंसिल, 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 2x2 स्क्वायर 2 2 भी कैंसिल, तो क्या मिला x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। अब जब x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर तो स्क्वायर जब हटेगा क्या आएगा प्लस और माइनस x2, तो x1 इक्वल टू x2 तो मिला ही मिला, वो हर क्वेश्चन में मिलेगा कि भाई ये दोनों जब सेम होंगे तो आंसर सेम आने वाला है ना, इसलिए हर क्वेश्चन में x1 इक्वल टू x2 तो मिलेगा ही मिलेगा। पर उसके साथ में और भी एक कंडीशन मिली, कौन सी x1 इक्वल टू माइनस x2, इसका मतलब ये कि दोनों सेम होंगे तो आंसर सेम मिलेगा, बट जब दोनों सेम नहीं होंगे माइनस का डिफरेंस होगा तो भी तो आंसर सेम ही मिलता है। तो इसका मतलब ये कि मेरा एजम्पशन सही है, फिर तो डिफरेंस वैल्यू के लिए मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो सेम वैल्यू तो सेम आने ही है, चलो, बट हमने क्या अज्यूम किया था देयर आर टू डिफरेंट वैल्यू, और वो लास्ट में प्रूव हो भी रहा है। x1 इक्वल टू माइनस x2 का मतलब क्या होगा कि x1 अगर 5 है तो x2 कितना हो गया -5, तो डिफरेंट वैल्यू होगी, लेकिन मेरा एजम्पशन सही है, तो फिर फंक्शन कैसा हो जाएगा नेगेटिव 1। तो फिर इसका सब्जेक्टिव अप्रोच क्या हुआ कि जब भी आप इस प्रोसीजर से जाओगे, अगर लास्ट में आपको अगर एक ही रिलेशन मिले x1 इक्वल टू x2, तो आपका एजम्पशन गलत है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 to 1। बट अगर आपको x1 इक्वल टू x2 के साथ में और भी कोई रिलेशन मिल जाता है और जो वैलिड भी है, अभी ये भी होता है कि भाई दो रिलेशन मिलते हैं और दूसरे रिलेशन वैलिड ही नहीं होता है, अब वो जैसे होता है ना, मतलब ये r की जगह पर n दिया होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं दूसरा रिलेशन, क्योंकि नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू कैसे आ सकती है, तो फिर मैं बोलूंगा कि ये रिलेशन मिल रहा है बट ये पॉसिबल, तो वापस ये मिला, तो फिर मेरे से वापस गलत हो गया, तो फिर फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। बट अगर आपके पास यहाँ रियल नंबर है तो ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो फिर मेरे पास जब दोनों सेम नहीं है तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो फिर फंक्शन नेगेटिव। सिंपल है, हर क्वेश्चन में चालू कैसे करोगे, नेगेटिव 1 अज्यूम करके चलेंगे, x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यू लेंगे जिसके लिए हमारा फंक्शन का आंसर सेम होगा, और वो मेरा एजम्पशन लास्ट में गलत हो जाएगा, तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। गलत कैसे होगा कि लास्ट में अगर आपको एक ही रिलेशन मिला, दूसरा कोई रिलेशन मिला ही, या अगर दूसरा रिलेशन मिला तो वैलिड नहीं, तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। और अगर x1 को x2 को छोड़ दो और रिलेशन मिलता है, अगर वो वैलिड भी है तो फिर हमारा एजम्पशन सही है, तो फंक्शन वैलिड होगा। ये ना, तो ये हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में हमें चेक क्या करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है, तो फंक्शन 1 to 1 हुआ तो मुझे 1 to चेक करना पड़ेगा, अगर ये मेरी 1 होता तो मैं बोलता है फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं हो सकता, राइट। अब 1 to चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज, क्योंकि रेंज किसके इक्वल होना चाहिए, और कोडोमेन तो यही होता है, कोडोमेन हमें कभी नहीं फाइंड करना होता, क्योंकि कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन क्या है यूनिवर्सल सेट, वो हमें कभी नहीं फाइंड करना, तो क्वेश्चन देंगे आपका यूनिवर्स ये है, आपको उसके अंदर काम करना है, तो इसलिए हमें वो कभी नहीं फाइंड करना, तो दे ही रखा होगा। तो हमें दिया हुआ है कि हमारा यूनिवर्सल सेट R है, मेरा कोडोमेन R है, बट रेंज निकालना होगा, और वो हर क्वेश्चन में निकालना होगा। कैसे निकालोगे इसका रेंज, कल भी बात किया था, इसका रेंज निकालने के लिए क्या मेथड है, क्या करेंगे इसका रेंज निकालने के लिए, इक्वल टू y ले लेंगे, f of x इक्वल टू 2x plus 3 अपॉन 3x minus 2 का आंसर किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, राइट। और फिर हम ये भी इसको डिस्कस करते थे कि भाई इसका डोमेन आप तुरंत पता कर पाते हो, इसलिए पता कर पाते हो क्योंकि फंक्शन किसके टर्म में है, x के टर्म में, डोमेन मतलब क्या x की पता करना था, मेरा फंक्शन x के टर्म में होता है तो मुझे पता चल जाता है क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा। तो सेम अगर मुझे रेंज पता करना है तो मेरा पूरा फंक्शन किसके टर्म में होना चाहिए, y के टर्म में,
राइट। तो मेरा पूरा फंक्शन जब y के टर्म में होना चाहिए तो फिर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे x को, तो क्या हो जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 3xy माइनस 2y, माइनस 2y को शिफ्ट किया इस तरफ तो क्या होगा 2y + 3 इक्वल टू x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 3y - 2, तो x क्या हो गया 2y + 3 अपॉन 3y - 2, सही है। तो आपका y की वैल्यू क्या पॉसिबल और क्या पॉसिबल नहीं है, रेंज क्या होगा इस क्वेश्चन का, y की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है 2/3, बाकी सब कुछ हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है 2/3, क्यों 2/3 में हो सकता है, वापस वही प्रॉब्लम आ रहा है कि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई मेरे पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि जब मैं इसमें डालूंगा तो मुझे 2/3 आंसर देगा, तो कोई इनपुट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा कोई एक्स है ही नहीं मेरे पास, राइट। तो मेरा रेंज क्या है ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/3, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/3। अब कोडोमेन क्या है R, तो फिर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है कि रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन, और अगर रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन में देखो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन तो फंक्शन कैसा हो गया इनटू है ना, देखो f ऑफ x इज इनटू फंक्शन, और अगर ये इनटू फंक्शन है तो क्या ये बाइजेक्टिव बनेगा, नहीं बनेगा। और हमें यही तो चेक करना था कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, तो 1 to 1 तो है बट 1 to नहीं, अगर 1 to नहीं है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव। हाँ, अगर यहाँ पर ही पहले सब ऐसे दिया होता r - 2/3 तो फिर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता, तो फिर फंक्शन 1 to होता, और फंक्शन अगर 1 to होता तो फिर फंक्शन बाइजेक्टिव भी हो जाता, क्योंकि 1 to 1 भी है। क्लियर, जैसे लिखोगे समझ आ गया। देखो 1 to 1 प्रूव करने मतलब 1 to 1 मेनी टू 1 प्रूव करने के लिए यूनिक मेथड है, मतलब आपको इजी तैयार। रेंज के लिए मैं आपको नहीं बोल सकता यूनिक मेथड, क्योंकि रेंज डिपेंड टू डिपेंड के फंक्शन किया गया उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, बट 1 to 1 से ऐसे ही जाना है सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, ये डिपेंड करेगा कि क्या क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ, बट जब कुछ समझ में नहीं आता तो इक्वल टू हमेशा y लिखो, तो कुछ समझ में नहीं आएगा तो हमेशा इक्वल टू y। क्लियर है? ये फंक्शन से तो हमें चेक करना है कि फंक्शन ये फंक्शन ऑन टू है या इन टू है। अच्छा, तो सब कुछ चेक करना बाइजेक्टिव है या नहीं, तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले कहाँ से चालू करोगे 1 to 1 है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे वापस सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे, लेट x1 and x2 belongs to R such that f of x1 equal to f of x2। f of x1 मतलब क्या होगा x1 square अपॉन x1 square plus 1, f of x2 मतलब x2 square अपॉन x2 square plus 1। जबकि हमें पता ही है क्वेश्चन देखिए कि 1 to 1 नहीं है, स्क्वायर है ना, क्योंकि आपको पता है कि 2 का जब 2 रखोगे तो भी वही आंसर देगा, -2 रखोगे तब भी, तो वहां से एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है अपने को, राइट। फिर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये तो कट x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2 तो दो रिलेशन मिले x1 इक्वल टू x2, और तो कैसा फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया मेनी टू 1, राइट। मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने को बाइजेक्टिव पूछा तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया, तो बाइजेक्टिव नहीं होने वाला है, तो अपने नेचुरल नंबर कर दे। तो अगर नेचुरल नंबर कर दे तो क्या ये पॉसिबल है,
कंडीशन दो मिली बट सेकंड कंडीशन वैलिड नहीं है, तो सेकंड कंडीशन जब वैलिड नहीं है तो फिर यही मिला आपको x1 = x2, तो फिर मेरा assumption ही गलत हो गया, है ना, मेरा assumption ही गलत हो गया फिर तो फंक्शन क्या बन गया, कैसा फंक्शन हो गया, देन इंजेक्टिव, क्लियर, तो इंजेक्टिव हो गया। अब आते हैं ऑन टू रियल, और उसके लिए क्या चाहिए होगा, रेंज, उसके लिए क्या चाहिए होगा, रेंज। कैसे निकाले रेंज इसका, f of x is equal to x square upon x square plus 1 का रेंज कैसे निकाल दो, जबकि मुझे पता है कि अगर वो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना हो तो मुझे पता है कि इसका रेंज क्या है इसका रेंज, कुछ किए बिना 0 से 1, 0 से इनफिनिटी नहीं होगा, क्या होगा इसका रेंज 0 से 1, उसमें भी 1 इंक्लूड नहीं होगा, कैसे 0 से 1 होगा, पता ही चल रहा है इससे बड़ा है, x स्क्वायर प्लस 1 तो x स्क्वायर से बड़ा ही होगा, तो अगर आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है तो आंसर तो फ्रैक्शन भी आएगा, फ्रैक्शन का मतलब कौन सी रेंज 0 से, और पॉजिटिव ये भी कंफर्म है क्योंकि स्क्वायर है, तो आपको पता है कि इसका रेंज क्या है, 0 से 1, 0 इंक्लूड होगा 1 इंक्लूड, तो हमें वहां एक्सक्लूड करना है, तो क्या करूंगा इक्वल टू y, राइट, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर y प्लस y, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फंक्शन किसके टर्म में चाहिए, y के टर्म में, तो यहाँ से क्या कॉमन, x स्क्वायर क्या रहा अंदर 1 माइनस y इक्वल टू y, तो x स्क्वायर क्या हुआ y अपॉन 1 माइनस y, x स्क्वायर क्या हो गया y अपॉन 1 माइनस y, अब x स्क्वायर मेरा y अपॉन 1 माइनस y आएगा, तो हमें पता है कि x स्क्वायर की वैल्यू, जैसे आपको ये पता चल है कि हाँ y की वैल्यू 1 नहीं होने वाली, पर सिर्फ ऐसे तो नहीं बोल सकता कि मेरा रेंज इक्वल टू ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1, ये बोल पाऊंगा मैं, तो जैसे इसमें मैंने लिख दिया था रेंज इज ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2/3, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, इसमें मैं ऐसे बोल पाऊंगा कि मेरा रेंज जो है वो हर रियल वैल्यू है एक्सेप्ट 1, चलेगा नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि सामने स्क्वायर भी तो है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, चलो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं होगा बट इसका आंसर को भी तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, राइट, तो इससे क्या पता चला कि भाई y अपॉन 1 माइनस y को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और फिर अब इनइक्वालिटी के बाद तो किसकी हेल्प लोगे, किसकी हेल्प लेंगे, वेविकर मेथड की, कुछ वेविकर मेथड में कौन से दो रूल्स, कब 0 हो रहा है, 0 पे ये कब 0 हो रहा है, 1 पे तो 0 और असेंडिंग ऑर्डर, 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, नेगेटिव तो बाजू में पॉजिटिव, बाजू में हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला, तो अब मुझे अपना रेंज पता चल गया, मतलब y पता चल गया, y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ऑफ 0 टू ओपन ब्रैकेट ऑफ 1 इक्वल टू है, बट 1 तो नहीं हो सकता डिनोमिनेटर, तो मेरा रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 0 टू 1, मैंने आपको कोडोमेन क्या दिया r, तो कोडोमेन अगर r दिया है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हुआ या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हुआ, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हुआ तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो फंक्शन कौन सा हो गया इनटू, है ना, और अगर फंक्शन इनटू हो गया तो फिर इसका इनवर्स एंड, हाँ सॉरी इनवर्स क्या, इनवर्स के बाद मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं, क्लियर है, कैसे करोगे समझ आ गया, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है, मुश्किल तो क्या यही मुश्किल है लेवल पे, तो बट हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेंथी की सेंस में कि जैसे आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन है, f of n is equal to n plus 1/2 if n is odd, and n by 2 if n is an even, if n is an odd number, और यहाँ पर जो n is an even, और फंक्शन
नेचुरल नंबर तो नेचुरल नंबर दिया हुआ है, क्योंकि ओड इवन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि रियल नंबर तो नहीं होगा। अब क्वेश्चन ऐसा है, और ये चेक करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, या तो फिर टाइप चेक कर लेते हैं 1 to 1 मिनी टू 1 में से कौन सा है और 1 to into में से कौन सा, ये चेक करना है। ठीक है, वापस 1 to 1 चेक करें तो वही सेम प्रोसीजर मेंटेन हो जाएगा, अपनी को अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। सब्जेक्टिव के जो मैं बोलूँगा वैसे करते जाना, ऑब्जेक्टिव में आप अपना दिमाग लगा सकते, एक मेथड नहीं है तो दूसरा कोई मेथड आपके अलग मेथड हो सकता है, बट सब्जेक्ट में तब यही फॉलो करोगे। बट तकलीफ ये है कि यहाँ पर केसेस बनाने पड़ेंगे। क्यों केसेस बनाने पड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर ओड के लिए अलग फंक्शन है, इवन के लिए अलग फंक्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या करूँगा, केस बनाऊंगा। कैसे केस बनाऊंगा? केस 1, let n1 and n2 it belongs to natural number, अच्छा नेचुरल नंबर तो है and both are odd, and both are odd such that f of n1 is equal to f of n2। n1 and n2 नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और दोनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, और दोनों के लिए मैंने आंसर क्या ले लिया, सेम ले लिया। तो जब दोनों ऑड नंबर है तो फिर f of n1 में आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ऊपर वाला, क्योंकि n1 n+1/2 का यूज करना है व्हेन n is an odd number। तो f of n1 को मैं क्या लिखूंगा, n1 + 1 डिवाइड बाय 2, और f of n2 को क्या लिखूंगा, n2 + 1 डिवाइड बाय 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल, n1 + 1 is equal to n2 + 1, 1 1 कट, n1 equal to n2। ये तो मेरे assumption गलत है, यहाँ मैंने तो n1 into डिफरेंट वैल्यू लिया तो गलत हो गया, राइट। तो अभी तक तो मुझे पता चल रहा है केस 1 से कि अभी तक तो फंक्शन 1 to 1 है। अब मैं आऊंगा केस 2 पे, तो केस 2 क्या होगा मेरा, केस 1 से आपको समझ में आ रहा है, तो केस 2 क्या होगा, let n1 and n2 belongs to natural number and both are even such that f of n1 equal to f of n2। तो फिर अब कौन सा फंक्शन यूज किया जाए, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, जब दोनों इवन है तो n1/2 equal to n2/2, वापस 2 2 कैंसिल हो गया, n1 equal to n2, वापस मेरा एजम्पशन गलत हो गया। अभी भी फंक्शन 1 to 1 है, तो अभी भी एक केस बात, दोनों ऑड लिया, दोनों इवन लिया, तो तीसरा केस क्या होगा, n1 is odd and n2 is even, ये भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो केस 3, if n1 is odd and n2 is even, let n1 is odd and n2 is even such that f of n1 equal to f of n2। तो f of n1 कौन सा फंक्शन, अच्छा n1 मैंने ऑड लिया है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ऊपर वाला है ना। तो क्या हो जाएगा, n1 + 1/2, और f of n2 में कौन सा फंक्शन यूज करोगे, नीचे वाला, n2/2। तो 2 और 2 कैंसिल, क्या मिला, n1 + 1 equal to n2, n1 + 1 equal to n2। आपको n1 equal to n2 को छोड़ के कंडीशन मिली अलग, तो हमें क्या करना है जब अलग कंडीशन मिलती है, अगर आपको n1 equal to n2 मिलता है तो तब तो 1 to 1 है, बट अगर आपको उसको छोड़ के और एक कंडीशन मिली तो आपको वैलिडिटी चेक करनी चाहिए तो पॉसिबल भी है कि नहीं। तो n1 + 1 equal to n2 पॉसिबल है या नहीं है, n1 कैसा नंबर है, n1 कैसा नंबर है, और n1 कैसा नंबर लिया आपको, ऑड में अगर आप +1 करोगे तो कैसा नंबर हो जाएगा, इवन। कोई भी ऑड में +1 करते तो कैसा नंबर होता है, इवन। और n2 कैसा नंबर है, इवन। तो ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पर n1 + 2 equal to n2 हो तो बोलते हैं कंडीशन ही पॉसिबल है, क्योंकि तो n1 अगर ऑड है उसमें 2 ऐड करोगे तो कैसा नंबर आएगा, मॉडिफाई, और सामने इक्वल टू इवन बोल रहा हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो बड़ी केस में तो आप ऑड में +1 कर लो तो कैसा नंबर आना है, इवन ही आना है, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा एजम्पशन सही हो गया, मेरे पास 2 डिफरेंट वैल्यू है जिसके लिए मेरा आंसर सेम आ रहा है। जैसे कि n1 को अगर आप 1 रखते हो
n 1 रखोगे इसमें रखोगे क्या होगा 1 + 1/2 1 अब n2 अब 2 रखो तो 2 रखोगे तो इसमें रखना पड़ेगा तो 2/2 भी कितना होगा 1 इसलिए 1 पे भी आपको 1 आंसर मिल रहा है 2 पे भी आपका आंसर तो दो डिफरेंट वैल्यू में सेम आंसर आ गया और वो यहाँ पर पता भी चल रहा है कि मुझे n1 = n2 को थोड़ी सी कंडीशन मिली तो फिर यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा f of n is a many to one function। तो अगर ये many to one फंक्शन है तो फिर इसका मतलब ये फंक्शन बाइजेक्टिव तो नहीं तो पूछा था बाइजेक्टिव है कितने बोल रहे थे बाइजेक्टिव नहीं फिर ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं पर अपने अभी दो नहीं चेक करते बाइजेक्टिव नहीं होता मान लेते कि उन्होंने पूछा है 1 to 1 एंड many to one में से कौन सा होगा एंड ऑन टू इनटू में से कौन सा तो many to one समझ आ गया जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब भी एक ही फंक्शन के 2 पार्ट या 3 पार्ट दिए होंगे तो आपको कैसे बना के चलना है क्लियर अब आते हैं ऑन टू पे ऑन टू के लिए क्या चेक करोगे रेंज ऑन टू के लिए क्या चेक करोगे रेंज तो रेंज कैसे चेक करोगे रेंज पता करना है रेंज पता करना होगा तो कैसे पता करें n कैसा नंबर है और तो पहला केस अगर यहाँ से लेके चले आपको तो n कैसा नंबर है और ऑड है ना और ऑड में जब आप लोग +1 करोगे जैसे आप लोगों को पता है कि f of n = या फिर किसी भी एक को y लेके चल लेते हैं n + 1/2 = y है ना n + 1/2 = y जब क्या होगा ये तो हमें लिखना पड़ता है तो मुझे पता है कि इसका रेंज क्या आने वाला है इसका रेंज तो रेंज क्या आएगा ऑल द नेचुरल नंबर ऐसा तो सारे नेचुरल नंबर आएंगे ये तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर तो जाने यहाँ पर भी जाओगे कोई सारे नेचुरल नंबर आएंगे क्या लेना है इनको इवन n को 2 रखा तो आंसर 1 फिर 4 रखा तो आंसर 2 6 रखा तो आंसर 3 8 रखा तो आंसर 4 तो सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर भी अगर कोई भी और रखोगे 1 रखा तो 1 + 1 2/2 1 3 रखा तो 3 + 1 4/2 2 5 रखा तो 5 + 1 6/2 3 तो सारे नेचुरल नंबर आने वाले हैं बट लिखना तो कैसे लिखूंगा तो वापस वो इक्वल टू y ले लेता हूँ इक्वल टू y ले लेता n + 1 = 2y n + 1 = 2y तो n = 2y - 1 n = 2y - 1 इसका क्या मतलब है n कैसा नंबर है ये फंक्शन मैंने लिया तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ n कैसा नंबर है और n ऑड नंबर और सामने क्या मिला 2y - 1 वो भी कैसा नंबर है जिसमें कि तो सारे वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होने वाले हैं प्रॉब्लम कब होता जब n = 2y आता तो फिर इसका रेंज फिर हर नेचुरल नंबर में जो कि वैल्यू ही नहीं हो रहा है बट n = 2y - 1 आ जाता है 2y + 1 आ गया तो कंफर्म ही हो गया कि भाई हर वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई होने वाला है तो यही से मैं बोल सकता हूँ कि therefore मेरा रेंज = नेचुरल नंबर रेंज इक्वल टू नेचुरल नंबर हो गया रेंज इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तब तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं क्यों दिखाना अगर आप लोग इससे कर सकते इससे भी कर सकते हो तो यहाँ पर क्या लेता है n/2 = y तो n = 2y तो n कैसा नंबर है e1 और सामने 2y भी कैसा नंबर है तो मेरा रेंज n हो गया और इसलिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया कि कोडोमेन भी तो नेचुरल नंबर ही दिया है तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो कैसा फंक्शन बन जाएगा कैसा फंक्शन बन जाएगा ऑन टू फिर मैंने आप लोगों को 3-4 अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन को बता दिया कि भाई कैसे आप लोग लिखोगे एग्जाम में अगर आया तो भाई 1 to 1 एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव देखिए कैसे इसको आप लोग लिख लो और आप जब एक्सप्लेन करोगे तब ऐसे भी एक दो क्वेश्चन से एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिए तो के बाद
हुआ इसका। क्लियर करना ठीक है। ये आप लोगों की मिसलेनियस का टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है कि फंक्शन इज फ्रॉम R टू x बिलोंग्स टू R दैट x इज बिटवीन -1 to 1। इसका मतलब है कि जो मेरा x जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को, बट x की रेंज क्या है, -1 to, मतलब -1 से लेके 1 के बीच के सारे रियल नंबर, ये कोडोमेन दिया है, ये कोडोमेन होता है। और फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, और आप लोगों को चेक करना है या उसे प्रूव करने के फंक्शन बाइजेक्टिव, जो फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, बट वो प्रोसीजर अप्लाई करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मॉड हटाना पड़ेगा। अगर कोई भी मॉड हो तब तो कुछ नहीं होगा, तो मॉड हटाना पड़ेगा। मॉड हटाएंगे कैसे हटाते हो मॉड, कहाँ ब्रेक होगा, जहां पर मॉड के अंदर का फंक्शन 0 बन सकते, कहाँ 0 बनेगा, 0 पे। तो यहाँ पर क्या क्या केस बनेंगे, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन। x अगर लेस देन 0 होगा तो मॉड x क्या बन जाएगा, -x। तो क्या हो जाएगा, ये x अपॉन 1 - x, कब, व्हेन x इज नेगेटिव। x इक्वल टू 0 के लिए तो 0 आंसर हो जाने वाले हैं ना, 0 बाई समथिंग 0, और x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड की जरूरत नहीं। तो एक ही फंक्शन के फिर दो पार्ट है, तो फिर यहाँ पर वैसे वहां पर केसेस बनाए थे, यहाँ पर भी केसेस बनाने पड़ेंगे, है ना। तो इसके जब केसेस बनाने पड़ेंगे तो पहला केस कौन सा होगा, पहला केस कौन सा होगा, लेट x1 and x2 less than 0 such that f of x1 is equal to f of x2। पहला केस क्या होगा, दोनों को मैं नेगेटिव लेता हूँ, f of x1 equal to f of x2 मतलब x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 बाय 1 माइनस x2, then cross multiply x1 minus x1 x2 equal to x2 minus x1 x2, x1 x2 x1 x2 कैंसिल हो जाएगा, x1 equal to x2। तो मेरा एजम्पशन गलत है, एजम्पशन गलत है, मतलब अभी तक तो फंक्शन 1 to 1, अभी तक तो फंक्शन 1 to 1। फिर हम आएंगे केस 2 पे, तो केस 2 क्या होगा, क्या होगा इसका केस 2, x1 and x2 both are belongs to, both are greater than 0। जैसा भी पहला ले लिया, दोनों लेस देन 0 है। अब ले लेते हैं कि लेट x1 and x2 both are greater than 0 such that f of x1 is equal to f of x2। तो फंक्शन कौन सा यूज करें, ग्रेटर देन 0 वाला। तो x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, वापस x1 x2 कैंसिल, x1 इक्वल टू, तो वापस आपका एजम्पशन गलत हो गया, अभी भी फंक्शन 1 to 1 थर्ड केस। और हमेशा ऐसे में थर्ड केस में ही प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, जब दोनों अलग अलग पार्ट में चल रहे, जब तक सेम पार्ट में चले तो तब तक तो है x1 इक्वल x2 मिलने वाला है, और जब थर्ड केस लेंगे तो उसमें क्या लेंगे, लेट x1 इज लेस देन 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0, और उसके लिए फिर मैं अब आंसर सेम लेके चल रहा हूँ, such that f of x1 equal to f of x। और यहाँ पर आप देखना पड़ता है मुझे क्या आएगा, f of x1 के लिए वाला लूंगा, क्योंकि x1 मैंने लेस देन 0 लिया, तो क्या होगा, x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2, क्योंकि x2 की जगह ये फंक्शन होगा,
ये ग्रेटर देन 0 लिया है, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, राइट। अगर इसको अगर हम साथ में ले लें x1 x2 को तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, या माइनस इसी तरफ रहने देते हैं x1। क्या कॉमन इन दोनों में से x1, अगर मैं इन दोनों में से अगर x1 अगर कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2x2 इक्वल टू x2, तो x1 क्या हो जाएगा, x2 अपॉन 1 प्लस 2x2। तो मुझे x1 इक्वल टू x2 को छोड़ के कंडीशन मिली, हमें पता है कि अगर और कोई कंडीशन मिलती है तो उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे। अगर वैलिड हुआ तो फंक्शन रेडी टू 1 हो जाएगा, और अगर वैलिड नहीं हुआ तो फंक्शन 1 to 1 तो नहीं। कैसे लग रहा है आपको, वैलिड होगा या नहीं होगा? जैसे पॉसिबल है x1 इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस 2x, जैसा कभी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव। अगर x2 पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है, 2x2 भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में +1 भी करोगे तो पॉजिटिव तो आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, तो सामने x1 तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कैसे हो सकता है? ऐसा कोई स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसके मेरे तो थर्ड केस नहीं, तो फिर जो बाकी दोनों केस है उसके हिसाब से कंफर्म हुई होगा कि फंक्शन कैसा है, 1 to 1। बाकी दोनों केस से तो हम लोग कंफर्म कर ही चुके थे कि जब तक तो फंक्शन 1 to 1 में प्रॉब्लम आता तो थर्ड में आता, थर्ड में प्रॉब्लम भी आए तो एक रिलेशन भी मिला, बट वो रिलेशन वहां पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इसके बाद मैं डायरेक्टली लिख दूंगा देयरफॉर f of x इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, फिर 1 to 1 या इंजेक्टिव कुछ भी लिखो तो ओके। 1 to 1 वाला पार्ट खत्म हुआ। अब आते हैं ऑन टू के लिए रेंज जानना पड़ेगा। वैसे तो मुझे पता है कि रेंज इसका -1 से 1 ही होगा, क्योंकि 1 प्लस mod x बड़ा है या x बड़ा, 1 प्लस mod x से x से बड़ा होगा, तो फिर नीचे की वैल्यू जब ऊपर से बड़ी है तो आपका आंसर पॉइंट में ही आना है, राइट। बट वही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए जब रेंज करोगे तो क्या होगा, पहले तो f of x इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x को किसके साथ लेंगे, y के साथ, और इसमें भी केसेस बना लेते हैं। इफ x इज लेस देन 0 ये वाला करूंगा, इसका आंसर को क्या मान लिया, y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इक्वल टू y माइनस xy, माइनस xy को शिफ्ट किया, x कॉमन है ना, x कॉमन हो जाएगा तो x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y, x इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस y, और ये x कैसी वैल्यू है, लेस देन 0 है, तो x y अपॉन 1 प्लस y है जिसको किसके बराबर होना है, लेस देन 0 के बराबर होना है। तो अब वेविकर मेथड यूज करूंगा, तो वेविकर मेथड में नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर कब हो रहा है, 0 0 पे, ये कब 0 हो रहा है, -1 पे, तो नंबर लाइन पे पहले -1 आएगा फिर 0 आएगा, 0 से बड़ी वैल्यू रखा मैंने यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये प्लस है तो बाजू में माइनस, उसके बाजू में प्लस, आपको क्या चाहिए, लेस देन 0, तो ये हो गया। इसी से तो मेरा y किसको बिलोंग कर रहा है, -1 से लेके 0 को, जिसमें -1 इंक्लूड नहीं कर, और वैसे भी यहाँ पर इक्वल टू है भी नहीं। अब कौन सा केस, केस 2, if x is greater than 0, तो f of x is equal to x upon 1 plus x equal to y। वापस वही पूरा सेम टू सेम प्रोसीजर, आपके हर क्वेश्चन यही कर रहे अपने पास से, x कॉमन लेंगे 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो x क्या हो जाएगा आप लोगों का, y अपॉन 1 माइनस वाई, जिसको किसके बराबर होना है, तो ग्रेटर देन 0 होना है, नंबर लाइन।
कौन से दो नंबर, 0 एंड 1, 1 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो माइनस से पहले देगा, माइनस प्लस माइनस, आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए तो y की रेंज क्या मिली आपको, 0 से लेके 1, जिसमें 0 और 1 दोनों इंक्लूड नहीं हो रहे। केस 1 का डोमेन क्या, सॉरी रेंज क्या है, -1 to 0। केस 2 का रेंज क्या है, 0 to 1। अभी एक केस बाकी रहेगा, तो केस तो नहीं है, कौन सा रह गया, सब कुछ तो ले लिया, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, पर अभी भी एक है ना बाकी, कौन सा, x इक्वल टू 0, और उसके लिए हमें आंसर ऑलरेडी पता है, x 0 है तो हमारा आंसर कितना है, तो केस x 0 है तो f of x इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, आंसर तो 0 होने वाला है। तो फिर फाइनली रेंज के लिए इन सब का इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, इन सब का इंटरसेक्शन होगा कि यूनियन होगा, क्या होगा, यूनियन। भाई रेंज कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होता, रेंज हमेशा यूनियन होता है, डोमेन हमेशा इंटरसेक्शन होता है, डोमेन हमेशा इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि डोमेन इनपुट है ना, वो हर कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। रेंज क्या है, आउटपुट, जब मैं ये ले रहा हूँ तो मेरा आंसर ये मिल रहा है, जब ये ले रहा हूँ तो ये मिल रहा है, जब ये ले रहा हूँ तो ये मिल रहा है, तो फाइनली इन सबका यूनियन लोगे तो किसके बीच में आ गया, -1 से 0, 0 से 1 और 0 को इंक्लूड करना है, ऐसा हो गया ना, रेंज -1 से 0 यूनियन ऑफ 0 से 1 यूनियन ऑफ 0, तो इन सबको मिला के क्या लिख सकता हूँ, -1 से 1 और कोडोमेन क्या दिया हुआ, यही तो दिया हुआ, x बिलोंग्स टू r और वो x किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 को बिलोंग कर रहा है, तो -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन से f of x कैसे हो गया, तो लास्ट में कंफर्म हो गया कि फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है, तो फंक्शन कैसा हो गया, जो आपको प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव। तो ये आप लोगों के टेक्स्ट बुक का सबसे हार्ड क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि केसेस बनाना पड़ता है और लोगों को केस बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मोड हटाना ही नहीं आता मैक्सिमम लोगों को। तो और आपको जैसे बहुत बार बात करें कि मैं मोड आया, मतलब कोई भी पीस वाइज फंक्शन आया, फिर वो मोड हो, GIF हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, फ्रैक्शनल फंक्शन हो, सिग्नम फंक्शन हो, लीस्ट इंटीजर फंक्शन हो, उसको हटाओगे नहीं तो कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो जब भी आपको पीस वाइज फंक्शन दिखे तो पहले उसको हटाना है। यहाँ पर मोड दिखा तो मैंने मोड हटाया, मोड कहाँ हटता है, जहां पर मोड के अंदर दिया गया फंक्शन 0 है। क्लियर है यहाँ तक, आ जाएगा लिखना कुछ भी आएगा तो, ये भी लिख लो ना जल्दी से, फिर मैं इसे नेक्स्ट पर जाता हूँ।
सकते हैं। हो गया। देखो नेक्स्ट, अब हमें ये समझ में कोई भी फंक्शन का टाइप कैसे चेक किया जाता है। कोई भी फंक्शन होगा तो 1 to 1 मेनी टू 1 में से कोई एक होने वाला है, 1 to into में से कोई क्या नहीं होने वाला। तो पूछे तो क्या बोलोगे आप लोग? कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता? 1 to में। और उसको कैसे चेक करना ग्राफिकल हमने डिस्कस कर। नेक्स्ट है कंपोजिट फंक्शन। नाम में देखो ना कंपोजिशन। कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा चीजों को जब आपको साथ में लेके चलना है। ये ऐसा हो सकता है ना कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, वो प्रोडक्ट सपोज मान लेते हैं मुझे बिस्किट की फैक्ट्री का, तो बिस्किट अगर मुझे बनाना है तो मैंने यहाँ पर अपना रॉ मटेरियल डाला, ये मेरा मशीन है जिसमें मुझे बिस्किट बना दिया। और बिस्किट बनाते देगा तो वही खुले लूज बिस्किट थोड़ी ना बेचने जाता, तो उसको पैकेजिंग भी तो करना पड़ेगा। तो जो पैकेजिंग वाला मशीन होगा उसके पास भेजना पड़ेगा मुझे उसको, और फिर वो पैकेजिंग करेगा, मुझे फाइनल प्रोडक्ट देगा जो मैं फिर मार्केट में बेचूंगा। सही है। जैसे काफी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं कि जो एक ही मशीन से आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आपको 2-3 मशीन को साथ में मतलब कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप एक से ज्यादा मशीन मतलब ज्यादा फंक्शन को कनेक्ट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट। एक तरह से ऐसा हो गया, यहाँ से इनपुट गया है ना, यहाँ से मेरा इनपुट दिया होगा, वो किसके पास गया? एफ के पास गया। एफ ने अपना काम किया, प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट किसके पास गया? जी के पास। तो जी का डोमेन कौन हुआ? जो एफ का रेंज, जो एफ का रेंज, जैसे बोल सकते एफ का जो रेंज होगा और जी का डोमेन होगा, राइट। और फिर जी उसके साथ काम करेगा और फाइनली अपने को लास्ट प्रोडक्ट देगा, करेक्ट। इसको बोलते हैं, क्योंकि जी का डोमेन कौन है? जो एफ का रेंज, जिसको बोला जाता है जी आपको फाइनल प्रोडक्ट दे रहा है, बट जी तक पहुंचा कौन रहा है? अपना इनपुट एफ पहुंच जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? जी ऑफ एफ ऑफ एफ। फाइनल प्रोडक्ट कौन देगा? जी देगा। जी का डोमेन कौन है? जो एफ का रेंज है। इसको क्या बोला जाएगा? जी ऑफ एफ ऑफ एफ। जिसको लिखते अपने गोफ ऑफ एफ, लिखा क्या जाता है? गोफ ऑफ एफ। तो गोफ ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया? जी ऑफ एफ ऑफ एफ। तो फिर फोग ऑफ एक्स होता तो एफ ऑफ एक्स का मतलब कि फाइनल प्रोडक्ट कौन देगा? एफ। और एफ का रेंज कहां से मिलेगा? और फिर एफ का डोमेन कौन है? तो बोले ये जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, सही है ना, राइट। और ये हो सकता है कि 2 से ज्यादा फंक्शन हो सकते हैं कि कल उससे आपको ऐसा दे दे, इसमें कि आपने कितने मशीन को कनेक्ट किया हुआ है? 3। फाइनल प्रोडक्ट कौन देगा? एफ। चालू कहां से होगा? काम एफ से। एफ पहले काम करेगा, एफ अपना आउटपुट किसके पास भेजेगा? जी के पास। जी काम करेगा, फिर जी अपना आउटपुट किसके पास भेजेगा? एफ के पास। और फिर एफ फाइनली अपना काम करके अपने को फाइनल प्रोडक्ट देगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने 2 फंक्शन लिख रखा है। फर्स्ट फंक्शन लिख रखा है एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, राइट। और जी ये है नेचुरल नंबर टू आर, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5। और मुझे पूछा गया है कि जी ऑफ गोफ ऑफ -2 का आंसर क्या होगा? गोफ ऑफ -2 का आंसर क्या होगा? तो आप लोग क्या बोलोगे? गोफ ऑफ -2 का आंसर क्या है?
एफ ऑफ माइनस टू का मतलब क्या होगा? कितने फंक्शन को कनेक्ट किया? दो को, राइट? जी ऑफ एफ ऑफ फाइनल प्रोडक्ट कौन देगा? जी। फाइनल आंसर कौन देने वाला? जी। तो जी के पास इनपुट कहां से मिलेगा? एफ के पास। एफ के पास किसको भेजा आपने? माइनस टू को। देख अपने साथ काम कर लेगा माइनस टू को लेके। एफ का आंसर कितना है ना? एफ ऑफ माइनस टू रखा तो माइनस टू इंटू टू माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन। ये एफ का फाइनल आंसर है। और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, मतलब ये बिल्कुल फाइनल आंसर नहीं है। ये माइनस वन किसके पास है? जी के पास। तो आपका आंसर कितना होगा? क्या होगा आंसर? 6। और हम लोग नॉर्मली ये कहेंगे 6 इसका आंसर होगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज जी सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? नेचुरल नंबर। आपको आप जी को क्या दे रहे हैं? तो एक्सेप्ट ही नहीं करें। जिस तरह की ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो हर बार कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। हर बार कंपोजिट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, तो कब एग्जिस्ट करता है? अब मुझे बताओ, अगर आपको समझ में आए तो। मैं अगर आपसे पूछूं एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ होम ऑफ एक्स, होम ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? होम ऑफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगा? एफ का डोमेन कौन है? तो जी का रेंज है। तो एफ आप जी के पास से कब एक्सेप्ट कर पाएगा? जब उसका डोमेन अलाउ करता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पर अगर एन की जगह पर आर होता तो चल जाता? तो चल जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट ऐसे बोल सकता हूँ कि फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस तब होगा जब रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। फोग ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो जी जो अपना प्रोडक्ट बनेगा वो एफ के पास जाएगा। तो जी का जो रेंज होगा वो एफ के डोमेन का या तो सबसेट हो, मतलब उससे छोटा हो, या तो उसके इक्वल हो, तभी वो एग्जिस्ट कर पाएगी। करेक्ट? अंदर के फंक्शन का, जैसे अभी क्यों एक्सेप्ट नहीं, अभी क्यों इसका एग्जिस्टेंस नहीं था? क्योंकि एफ का रेंज कौन है? रियल नंबर। और अब रियल नंबर किसके पास भेजेगा? जी के पास। और जी से क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो अगर आपका जी का आंसर अगर सर एफ का आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो जी एक्सेप्ट ही कैसे करेगा? क्योंकि वो तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर पाता है, उसके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करने की पावर है। तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई भी कंपोजिट फंक्शन का एग्जिस्टेंस है कि नहीं चेक करना, तो पहले मुझे ये चेक कर लेना पड़ेगा कि जी अंदर के फंक्शन का जो रेंज है वो बाहर के फंक्शन का डोमेन का सबसेट है या नहीं। क्लियर? तो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ एक्स क्या होगा? एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑफ एक्स क्या होगा? रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज सबसेट ऑफ इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। ढूंढना कोई बड़ी बात थोड़ी है, ढूंढ तो लूंगा ही। अंदर से चालू करने का, बाहर से जाते जाने का, फिर वो 3 फंक्शन है 300, क्या फर्क पड़ता? बट हाँ ये है कि भाई बीच में ऐसा ना हो कि एग्जिस्ट ही ना करते, हम लोग वैल्यू फाइंड करके दे रहे हैं, तो वो चेक कर लेने का। कभी भी अगर कोई कंपोजिट फंक्शन की बात आए तो एक बार ये कंडीशन को चेक करना। ओके ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेम फंक्शन को सेम ऐसा दे देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर क्यू प्लस 1, और फिर बोलेंगे एफ ऑफ एक्स फाइंड करके।
तो फिर इसमें क्या है, सेम फंक्शन को सेम फंक्शन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स का इनडायरेक्टली मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो अगर एफ ऑफ एक्स तो एफ ऑफ एक्स कौन है मेरा, एक्स क्यूब प्लस 1 है ना। इसका मतलब क्या देगा, एफ ऑफ एक्स। और आपका एफ ऑफ एक्स कौन है, दिया हुआ क्वेश्चन में एक्स क्यूब प्लस 1। अब ये बाहर वाला जो एफ है उसका डोमेन अब कौन बन चुका है, बाहर वाले एफ का डोमेन कौन हो चुका है, एक्स क्यूब प्लस 1। और ये एक्स क्यूब प्लस 1 किसके पास जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आप एक्स की जगह पर अगर एक्स क्यूब प्लस 1 डालोगे तो यहाँ पर भी तो डालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 का आंसर एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 1। तो एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स के पास जाएगा ना। तो फिर इसको बस फिर जो सोल्व करते हैं, प्लस बी का क्यूब अपने को आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1। तो जो आएगा x to 9 प्लस 3x to 6 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। तो मैं भी ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही फंक्शन को सेम फंक्शन के साथ कनेक्ट हो सकता है। एक ही फंक्शन को आप सेम फंक्शन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सेम फंक्शन हो या अलग अलग फंक्शन है। बट सेम फंक्शन होगा तो एक चीज अच्छी है, मुझे एग्जिस्टेंस चेक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अगर एक ही है तो सेमी फंक्शन के साथ कनेक्ट करो तो अंदर का जो रेंज होगा वो बाहर के फंक्शन का डोमेन का मोस्ट ऑफ टाइम सबसेट होगा। पर फिर भी चेक कर ही लेने का कुछ पता नहीं, कभी ऐसा रेयरली ऐसा टेस्ट बना भी सकते हैं वो लोग, क्वेश्चन ऐसा बना देंगे कि एक्सेस ना करता हो। तो जब भी आप कंपोजिट फंक्शन को कोई भी क्वेश्चन आए और स्पेसिफिकली जब आपको वैल्यू फाइंड करना हो कोई भी, तो एक बार तो जैसे ऐसा क्वेश्चन आए तो एक बार चेक कर लो है ना, कि अंदर के फंक्शन का रेंज बाहर के फंक्शन का डोमेन का सबसेट है या नहीं। अगर नहीं है तो हम बोल देंगे वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है ना। ठीक है, ये वाला पार्ट देखिए, कंपोजिट फंक्शन टाइप में मार के कंपोजिट फंक्शन क्या होता है उसके कंडीशन।
क्या होगा आप लोग के सबसे आंसर फाइंड करके? तो अगर आपको दिया कि f ऑफ x आपका x³ + 1 रेज़ टू पावर 1/3 है, तो आपको पूछा जाता है कि f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x का फंक्शन क्या होगा, क्या होगा? क्या होगा? +2। f ऑफ x अगर x³ + 1 का पावर 1/3 है, then what is value of f ऑफ x? x³ + 2 is power 1/3। नीचे मुझे पता है कि काफी बच्चों को वैल्यू पुट करने में भी प्रॉब्लम आती है, तो समझ में वैल्यू कैसे पुट करना है। इतना मुश्किल थोड़ी ना है। f ऑफ x का मतलब क्या हो गया? f ऑफ x, तो बाहर वाले फंक्शन का डोमेन कौन है? x³ + 1 का पावर 1/3 पूरा का पूरा। अब ये जो x³ + 1 रेज़ टू 1/3 को कहाँ पुट करोगे? x के मशीन में पुट करोगे, कहाँ जाएगा? x के पास जाएगा। तब x के पास जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका पूरा डोमेन कौन है? x³ + 1 रेज़ टू 1/3 है। x के पास जो पूरे का भी क्या करना है आपको? क्यूब +1 और फिर पूरे का पावर 1/3 होगा क्या? ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आंसर? x³ + 1 + 1 तो +2 रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, पुट करना तो आना चाहिए आपको। जब डोमेन होगा तो कहाँ डोमेन रखोगे? तो डोमेन जहाँ पर x होगा वहाँ पर आप ले सकते हैं। वो अगर ऐसे थे कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 अपॉन x + 1, varies from r minus of -1 to r, and g of x is equal to 3x + 4, g of x equal to 3x + 4, right? और g is from r to r। और अगर मुझे ये पूछा जाए कि फोग ऑफ माइनस, मतलब फोग ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, मुझे बस ये चेक करने की फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं। तो क्या बता कि मैंने फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस चेक कैसे करोगे? फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी ऑफ एक्स का रेंज, और जी ऑफ एक्स का रेंज क्या है? आर। तो फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस कब होगा? तो जी ऑफ एक्स का रेंज जो होगा, फोग ऑफ एक्स मतलब ये हुआ एफ ऑफ, क्योंकि एफ के पास तो वो वैल्यू देगी जो जी ऑफ एक्स उसको देगा, और जी ऑफ एक्स वैल्यू कहाँ से दे सकता है? जी ऑफ एक्स वैल्यू कहाँ से दे सकता है? क्योंकि जी ऑफ एक्स का रेंज ही क्या है? आर ही है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। तो मान लो कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू वो अपने एफ को दिया, और हो सकता है कि जी ऑफ एक्स का आंसर -1 दिया, हो सकता है। जैसा अगर आपने यहाँ पर -1 और 3x + 4 का आंसर मतलब कोई ऐसी वैल्यू रखा जिसके लिए जी ऑफ एक्स का आंसर -1 आ गया, जी ऑफ एक्स का आंसर -1 आ गया। सपोज आपने ऐसा बोलते कि f ऑफ g ऑफ -5/3 का आंसर क्या होगा?
एफ ऑफ जी ऑफ -π/3 का आंसर क्या होगा? इस -π/3 को आप यहाँ डालोगे, आपने x की जगह पर -π/3 रखा था, आपका आंसर कितना है? -1। तो क्या f आपसे -1 लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि उसके डोमेन में ही -1 नहीं है, तो फिर इसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं। और हमें पूछा भी है कि फोग ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। आप तो फिर क्या लिख देना कि भाई डी ऑफ एक्स का जो रेंज है, डी ऑफ एक्स का जो रेंज है वो क्या होने वाला है? रेंज ऑफ डी ऑफ एक्स क्या है? ऑल द रियल वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, बट डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। कंडीशन क्या होती है? सॉरी, डोमेन क्या? रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स किसका सबसेट होना चाहिए? डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स का। क्या जो आपका रेंज है वो क्या इसका डोमेन का सबसेट है, उससे छोटा है या उसके इक्वल भी है या नहीं है? नहीं है। मतलब डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर फोग ऑफ एक्स डज नॉट। ठीक है, आपकी रेंज में -1 आ सकता है, बट आप उसको f को नहीं दे सकते। अगर ये उल्टा होता, फोग ऑफ एक्स की जगह पर गोफ ऑफ एक्स होता, तो एग्जिस्ट करता है? गोफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। क्यों? तो एफ ऑफ एक्स का रेंज कौन है? एफ ऑफ एक्स का रेंज कौन है? आर। इनफैक्ट रेंज भी आर नहीं है, तो क्या है आपका? 4 डोमेन। अगर मुझे गोफ ऑफ एक्स का एग्जिस्टेंस है कि नहीं वो चेक करना हो तो क्या चेक करना पड़ेगा? किसका रेंज? एफ ऑफ एक्स का रेंज। पर मैं नहीं भी चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इसका तो सबसेट होगा ही होगा, सबसेट नहीं होगा इक्वल टू तो होगा ही होगा। रियल नंबर से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है, राइट। बड़ा सा अगर यहाँ पर अगर तो जैसा कुछ दे देता r-3/4, तो फिर मुझे उसका रेंज चेक करना पड़ता। किसका रेंज चेक करना पड़ता? एफ ऑफ एक्स का रेंज चेक करता। कैसे चेक करते? किसके इक्वल ले लेते? y के इक्वल ले लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता, 2x + 3 = xy + y, x को साथ में ले लेता, तो ये आया। इसका रेंज क्या आ गया? ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2, ऑल द रियल वैल्यू एक्सेप्ट 2। क्या ये r-2 इसका सबसेट है? r-3/4 का। ये हमें पता है कि गोफ ऑफ एक्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब अंदर का रेंज बाहर के फंक्शंस का डोमेन का सबसेट, f का डोमेन मतलब g का डोमेन का सबसेट, और g का डोमेन क्या है? r है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? इसका सबसेट है ही ना, है कि नहीं है? इसका मतलब कि r-2 जो होगा सबसेट ऑफ r तो होगा ही, सबसेट ऑफ r तो होगा ही, g का डोमेन का तो सबसेट ही। आए तो अंदर क्लियर है? अच्छा, ये फंक्शन कौन सा होगा? ऑनटू या इनटू? ये f वाला जो फंक्शन है ये कौन सा टाइप है? ऑनटू फंक्शन है कि इनटू फंक्शन? रेंज क्या है आपका? r-2। और ऑनटू फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब कंडीशन क्या होती है? रेंज इक्वल टू, क्या ये और ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो अगर आप लोगों का रेंज, और इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कोडोमेन में 2 है, बट आपके रेंज में 2 नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो ये आप लोगों को जो आज मैक्सिमम टाइम हमारा उसमें गया कि आप लोग लिखोगे कैसे, एक्सप्लेनेशन आपका कैसे होगा जब भी आपको टाइप ऑफ फंक्शन को एक्सप्लेन करना हो कौन सा टाइप है। ठीक है, बाइजेक्टिव क्या होता है मैंने बताया कि बाइजेक्टिव फंक्शन अगर आपको प्रूव करना हो या चेक करना हो, क्या चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों है या नहीं, है ना। दोनों से कोई भी एक नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं बनेगा, राइट। तो एक तो राइटिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग को आना चाहिए। और कंपोजिट फंक्शन की इसलिए बताया कि तो कंपोजिट फंक्शन की हमें जरूरत पड़ने वाली इनवर्स फंक्शन है।
कैसे जरूरत पड़ेगी वो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को आज क्या काम कर लेना है, आप लोगों की एक्सरसाइज मतलब टेक्स्ट बुक का सेकंड एक्सरसाइज 13 समथिंग है 12 क्वेश्चन है। ये 12 के 12 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे तो हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है, क्या बाई दिस टू थ्री मतलब 1 to 1 on 2 ये सब लिखने में समझ आ गया।